हमारे देश हिंदुस्तान के भीतर किसी भी रिश्तों को काफ़ी हद तक महत्व दिया जाता है और लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार भी रहते हैं। आज की जो सच्ची घटना है, इसमें इन्हीं रिश्तों को लेकर के ऐसा गंदा घिनौना खेल खेला जाता है। जब इसका हकीकत लोगों को पता चलता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफ़र तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है शहडोल, और इसी शहडोल के अंतर्गत एक थाना आता है व्यवहारी। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 25 मार्च की सुबह की। दरअसल इसी व्यवहारी थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति कॉल करता है और एक पुलिस वालों को बताता है वो रहने वाला हूँ। दरअसल गांव के बाहर जो आम का बगीचा है, उस बगीचे में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, आप वहां जल्दी पहुंच जाइए। पुलिस को जैसे इस तरह की खबर लगती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले उस लाश को काफ़ी बारीक तरीके से चेक करती है। तो पता चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र करीब करीब 24 से 25 वर्ष के आसपास होती है। दरअसल उसकी डेड बॉडी को देख करके पुलिस भी एकदम से बेरहमी तरीके से की गई थी। पुलिस डेड बॉडी को देखती है, उसके बाद उसको साफ अंदाजा लग रहा था कि उस महिला की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया होगा, क्योंकि उसके साथ शरीर पर कपड़ा नगन मात्र का था। पुलिस जब उस लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि उसके शरीर के ऊपर किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था। दरअसल उसके गुप्तांग को भी आग के हवाले कर दिया गया था, उसको जला दिया गया था। पुलिस उस डेड बॉडी के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो उस लाश के पहचान कराने में भी पुलिस को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना होता है। दरअसल गांव का लोग बताते हैं कि दरअसल महिला जो मरने वाली महिला का नाम नीतू राठौर होता है, उसके ससुर का नाम बाबूलाल राठौर और पति का नाम रामजी राठौर होता है। रामजी जो उसी गाँव का रहने वाला होता है। पुलिस सबसे पहले उस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर इस बारे में नीतू के ससुर बाबूलाल से पूछताछ करती है। बाबूलाल पुलिस वालों को आगे बताता है कि साहब, मैं खेती किसानी का काम करता हूं और रात को अपने खेत पर ही रहता हूं। घर पे मेरा बेटा और केवल बहू ही रहते हैं। लेकिन राम जी के बारे में पुलिस जब बाबूलाल से पूछताछ करती है तो बाबूलाल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा बेटा मंदबुद्धि टाइप का है, उसका कुछ अता पता नहीं होता है कि वो घर पे होता है या फिर कहीं और रहता है। हालांकि बाबूलाल जब अपने बेटे के बारे में जब इस तरीके की बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस को भी बाबूलाल के बातों पर यकीन ही नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब राम जी से भी पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब राम जी से पूछताछ करती है, एक पर एक कई तरह सवाल करता है, तो पुलिस भी विश्वास कर लेता है कि दरअसल बाबूलाल झूठ नहीं कह रहा है। सच में राम जी एकदम मंदबुद्धि व्यक्ति होता है। पुलिस बाबूलाल के कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले नीतू के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो पड़ोसी से पता चलता है कि दरअसल नीतू की जो शादी होती है वो 4 साल पहले राम जी से होती है, लेकिन करीब 2 साल पहले नीतू गुस्से में ही अपने मायके चली गई थी और अपने पति और ससुर के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया था। दरअसल हालांकि पुलिस इस बारे में जब नीतू के मायको वाले से जब बात करती है तो नीतू के मायको वाले बताते हैं कि साहब, मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ससुर और पति दोनों ने मिल करके ही किया है, क्योंकि बाप और बेटा मेरी बेटी को काफ़ी परेशान कर रहे थे। हालांकि नीतू के मायके वाले उसके ससुर और पति के ऊपर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि नीतू की केवल हत्या ही नहीं की गई है बल्कि उसके साथ में दुष्कर्म भी किया गया है। पुलिस इस बात की मानने के लिए तैयार ही नहीं हो सकती है कि उसके साथ उसके ससुर और पति दुष्कर्म भी कर सकते हैं। पुलिस अपने तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि नीतू कोई मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करती है जिससे पुलिस को कोई मदद मिल सके। इसीलिए पुलिस अब पूरी सच्चाई को पता करने के लिए एक अपने लेडी कांस्टेबल को तैयार करती है और उसको गांव में भेज देती है और कहती है कि गांव के जाकर के लोगों से बातचीत तुम करो कि नीतू कैसी थी, क्या उसका किसी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, कैसे क्या था। जब लेडी कांस्टेबल अपने काम पे लगती है, गांव में आकर के जब लोगों से बातचीत करती है और आकर के जब सारी जानकारी अपने सीनियर ऑफिसर को थाने में ला के देती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब इस ब्लैंक मर्डर केस में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। और दरअसल लेडी कांस्टेबल आकर के अपने सीनियर ऑफिसर से बताती है कि नीतू जो है वो काफ़ी मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी। उसकी सहेली कह रही थी कि 24 मार्च को जब अपनी सहेलियों के साथ वो काम पर गई थी तो शाम के समय जो घर लौटी थी, वापस हुई थी, तो अपने सहेलियों से कह करके गई थी कि मैं
खेत पर अपने ससुर से मिलने के लिए जा रही हूँ। दरअसल लेडी कांस्टेबल कहती है कि नीतू की आखिरी बार मुलाकात उसके ससुर से हुई थी। हालांकि पुलिस के पास इसका कोई भी सही प्रमाण नहीं होता है, लेकिन पुलिस कोई चांस नहीं लेती है और लेडी कांस्टेबल के कहने पर बाबूलाल को थाने बुला लेती है और फिर जाकर नीतू की हत्या के बारे में बाबूलाल से पूछताछ करती है। हालांकि पुलिस अब बाबूलाल से कोई सख्ती दबाव नहीं दिखाती है, जिसकी वजह से बाबूलाल भी पुलिस वालों को एक ही बात कहता है कि साहब, मैंने अपनी बहू की हत्या नहीं किया है। उसके बाद से पुलिस अब बाबूलाल से मनोवैज्ञानिक तरीके से सवाल पूछना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस बाबूलाल से पूछती है कि बाबूलाल, आप इतने याद रख लेना कि इंसान जैसा कर्म करता है, एक न एक दिन उसको अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाता है। ये अलग बात है कि किसी को आज मिलता है तो किसी को कल मिलता है, किसी को परसों मिलता है, लेकिन इंसानों को कर्मों का फल अगर जीते जी नहीं मिलता है तो याद रखना कि मरनों की बात तो जरूर मिल जाता है। पुलिस जब इस तरह की मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं तो न जाने बाबूलाल के दिमाग में क्या होता है कि आखिरकार वो नीतू की हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। दरअसल बाबूलाल जो बचपन से ही काफी परेशानियों का सामना करता है, जब काफी छोटा होता है तभी उसके माता पिता की मौत हो जाती है और बड़ी मुश्किल से अपने जीवन जीता है वो। बाबूलाल जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, शादी कर जब पत्नी को घर लेकर के आता है, 2 साल के बाद उसका एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम राम जी रखता है। लेकिन राम जी जब इस दुनिया में आता है तब बाबूलाल को ये पता चलता है कि दरअसल उसका बेटा एकदम मंदबुद्धि टाइप का है। लेकिन राम जी जब इस दुनिया में आता है उसके कुछ ही साल के बाद बाबूलाल की पत्नी की भी देहांत हो जाती है, मौत हो जाती है, जिसकी वजह से बाबूलाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। बाबूलाल अब ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आगे का जीवन अब उसका कैसे चलेगा, उसका वंश कैसे चलेगा, क्योंकि उसका बेटा एकदम मंदबुद्धि था और उसकी शादी को लेकर के बाबूलाल को चिंता सताने लगता है। इधर राम जी भी जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है उसके बाद से बाबूलाल अपने बेटे की शादी कराने के लिए कई जगहों पर रिश्ते के लिए बात करता है, लेकिन कहीं भी राम जी का रिश्ता तय नहीं होता है। कई जगहों से रिश्ता भी आता है, लेकिन लोगों को जब ये पता चलता है कि राम जी मंदबुद्धि टाइप का व्यक्ति है तो कोई भी अपनी बेटी देने के लिए उसको तैयार ही नहीं होता है। बाबूलाल जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, जब उसके बेटे का कहीं भी रिश्ता नहीं तय हो पाता है, आखिरकार हार थक करके लड़की ढूंढना छोड़ देता है। लेकिन जैसे कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन बाबूलाल के घर पे नीतू का रिश्ता आ जाता है। अब नीतू का रिश्ता जैसे बाबूलाल के घर पे आता है, बाबूलाल इस प्रकार से खुश होता है कि आनंद फानंद में अपने बेटे राम जी की शादी नीतू से करवा देता है। दरअसल नीतू के भी परिवार वाले राम जी जैसे लड़के से सिर्फ इसलिए शादी करते हैं क्योंकि नीतू भी बेहद ही गरीब परिवार से होती है, लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। नीतू जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपने साथ कई तरह के सपने भी बुन करके आती है। पहली रात को जब कमरे के भीतर अपने पति का इंतजार कर रही होती है, तरह तरह की बातें वो सोचती है। जब उसका पति अंदर आएगा, उससे मीठी मीठी बातें करेगा, फिर उसके साथ जो भी करेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर का समय बीतता है, राम जी जब अपनी पत्नी के कमरे के अंदर आता है, जब नीतू से न तो कोई बातचीत कर पाता है, न ही उससे कोई पूछताछ करता है, बल्कि बगल में जाकर के वो सो जाता है, जिसको देख करके नीतू को भी काफी अजीब सा लगता है। नीतू ये बात सोचती है कि शायद उसका पति कहीं थक गया होगा, इसीलिए उससे कोई बातचीत नहीं कर पाया। लेकिन सेम ऐसे ही करीब करीब 3 से 4 दिन का समय जब बीतता है, तब जाकर के नीतू को सच्चाई पता चल जाता है कि उसका पति मंदबुद्धि ही नहीं है, बल्कि शारीरिक तौर पर भी वो काफी कमजोर है। राम जी के बारे में जब सारी सच्चाई नीतू को पता चलता है तो नीतू को ऐसा लगता है कि शायद उसके ससुराल वालों ने उसके साथ में धोखा किया है। लेकिन चाह करके भी नीतू कुछ भी नहीं कर पाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन राम जी इतना मंदबुद्धि टाइप का व्यक्ति होता है, जब भी उसका दिमाग खराब होता है, नीतू की काफी बुरी तरीके से घर के भीतर पिटाई कर देता था। जैसे तैसे नीतू 2 साल का समय जैसे तैसे बिता लेती है ससुराल में, लेकिन राम जी के अंदर जब कोई बदलाव नहीं दिखती है। एक दिन जब बुरी तरीके से जब नीतू की पिटाई हो जाती है, नीतू भी गुस्से में आकर के अपने मायके चले जाती है। फिर अपने पति और ससुर के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा देती है। मुकदमा तो दर्ज हो जाती है, इससे राम जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबूलाल एकदम से परेशान हो जाता है। इसीलिए बाबूलाल जब नीतू के घर पे जाता है उसको बुलाने के लिए, तब जाकर के बाबूलाल को ये पता चलता है कि उसका बेटा शारीरिक तौर पर भी कमजोर है। हालांकि बाबूलाल जब नीतू के घर पे जाता है, उसे तरह तरह की उससे बातें भी करता है, रिश्ते की दुहाई देता है और उसको मना करके अपने घर लेकर के आता है। नीतू दोबारा से अपने ससुराल में तो आ जाती है, लेकिन इधर बाबूलाल को जब ये बात पता चलता है कि उसका बेटा शारीरिक तौर पे कमजोर है, अब बाबूलाल की नीयत खराब हो जाती है। दरअसल उसके बाद से अब बाबूलाल नीतू के लिए वो तमाम तरह की सामानें इकट्ठा करने लगता है जो एक पति ला करके देता था,
तरह तरह की सामान खरीद करके जब नीतू को देता है बाबूलाल, तो नीतू को भी ये बात अच्छा लगने लगता है, जिसकी वजह से नीतू भी अब बाबूलाल के करीब आ जाती है। लेकिन चाह करके भी अपने दिल की बात बाबूलाल से नहीं कह पाती है। एक शाम जब बाबूलाल अपने खेतों से वापस घर पे आता है, तो आंगन के भीतर नीतू को नहाते हुए देख लेता है। जैसे उसके बदन को देखता है, बाबूलाल के दिमाग में शैतान बस जाता है और जा करके नीतू को पकड़ लेता है। हालाँकि जाकर के जब नीतू को पकड़ता है, तो नीतू भी इस बात का विरोध नहीं करती है और उसी दिन ही दोनों के बीच में अवैध शारीरिक संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, तो नीतू और बाबूलाल के बीच में ये सिलसिला ठहरने का कभी नाम ही नहीं लेता है। दरअसल उसके बाद से बाबूलाल भी अब नीतू के हर तरीके से ख्याल रखना शुरू कर देता है। घर की बातें घर में ही रह जाती है, इस बात की जानकारी किसी को भनक तक नहीं लगती है। बाबूलाल और नीतू पति पत्नी के जैसे घर के भीतर रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे राम जी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय बीतता है, एक दिन नीतू बाबूलाल से कहती है कि मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। नीतू जब अपने ही ससुर से शादी करने की बात कहती है, बाबूलाल इस बात के लिए तैयार ही नहीं होता है। दरअसल बाबूलाल को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को पता चल जाएगा, तो मैं समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इसीलिए बाबूलाल नीतू को समझाते बुझाते हुए कहता है कि जैसे हम दोनों के बीच में रिश्ता कायम है, उस रिश्ते को इसी तरीके से चलने दो, मैं शादी नहीं कर सकता। बाबूलाल जब शादी करने से नीतू से इनकार कर देता है, नीतू भी एकदम से गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ही अपने ससुर को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी ही होगी। नीतू जब अपनी जिद पर अड़ जाती है, उसके बाद से बाबूलाल अपने ही बहू से दूरी बनाने लगता है। दरअसल मार्च के महीने में जो फसल पक जाती है, उसके बाद से अब बाबूलाल अपने बहू से दूरी बनाने के लिए खेतों के अंदर ही एक मैचान बना लेता है और रात भर उसी मैचान के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से कई दिनों तक बाबूलाल और नीतू के एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं हो पाती है। 24 मार्च को हर रोज की तरह नीतू जब अपने सहेलियों के साथ त्योहारी में मजदूरी करने के लिए जाती है, रास्ते में ही सोच लेती है कि अगले ही दिन मैं अपने मायके जाऊंगी। इसीलिए शाम के समय जब अपने घर के लिए वो निकलती है, रास्ते में अपने सहेलियों से बताती है कि मैं खेत के ऊपर अपने ससुर से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे अपने मायके जाना है। शाम के समय जब खेत के ऊपर वो पहुँचती है, तो अपने ससुर बाबूलाल से कहती है कि रात के समय आज घर पे चलिए, क्योंकि कल मुझे अपने मायके जाना है। रात के समय जब वो अपने ससुर को घर पे ले जाने के लिए वो कहती है, बाबूलाल इस बात के लिए तैयार ही नहीं होता है। नीतू जब इस तरह की तमाम प्रयास कर लेती है, बाबूलाल जब तैयार नहीं होता है, तो नीतू कहती है कि ठीक है, तुम यदि घर नहीं आ जाओगे तो आज रात को मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। खेत के मचान में ही नीतू जब रुकने की बात करती है, तो बाबूलाल एकदम से डर जाता है, क्योंकि बाकी के भी खेतों में कई तरह के किसान अपना मैचान बना करके रखे हुआ था और रात के समय अक्सर उसे बीड़ी और तंबाकू मांगने के लिए उससे आया करते थे। बाबूलाल उसको समझाते बुझाते हुए कहता है कि अगर तुम रात को यहाँ पर रुकोगे, सारा भेद ही खुल जाएगा, इसीलिए बेहतर है कि तुम घर पे चले जाओ। लेकिन नीतू भी अपने जिद के ऊपर अड़ जाती है। नीतू अब बाबूलाल को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं इस सारा राज गांव वालों को चीख चीख करके बता दूंगी। जब बाबूलाल को इस तरह की धमकी देती है नीतू, इस धमकी से बाबूलाल इस प्रकार से डर जाता है कि आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और वहीं पर नीतू की हत्या कर देता है। नीतू की हत्या जब हो जाती है, मौत हो जाता है, उसके बाद से बाबूलाल अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। दरअसल उसी रात को ही नीतू की लाश को लेकर गांव से बाहर आम के बगीचे के अंदर जाता है और उसकी डेड बॉडी को वहीं बगीचे के अंदर फेंक देता है। साथ ही साथ उसके शरीर के कपड़े इधर उधर कर देता है और उसके शरीर पर कई तरीके से खरोच लगा देता है। जो नीतू का गुप्तांग होता है, उसके ऊपर आग जला देता है। दरअसल बाबूलाल ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि बाबूलाल को ऐसा लगता है कि जब नीतू की लाश को पुलिस को मिलेगा, तो पुलिस को सबको यही लगेगा कि शायद नीतू की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इसीलिए किसी को बाबूलाल के ऊपर कोई शक ही नहीं होगा। सच में बाबूलाल ये पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताता है। उसके बाद से पुलिस बाबूलाल को हिरासत में ले लेती है और अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से बाबूलाल को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इधर नीतू की मौत तो हो जाती है, लेकिन बाबूलाल जेल चला जाता है। लेकिन उसके बेटे राम जी के ऊपर कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि उसके घर में हुआ क्या है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपके दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय